मनीषा's बायो गेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th के बायो का चैप्टर टिश्यू, जिसमें मैंने प्लांट टिश्यू आप लोगों का कंप्लीट कर दिया था और मैंने न्यू सिलेबस वाले वीडियो भी डाल रखे हैं, आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। तो मैं न्यू सिलेबस के आधार पर ही 9th क्लास को पढ़ाऊंगी। तो टिश्यू चैप्टर में प्लांट टिश्यू के बाद एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो से मैं शुरू करने जा रही हूँ अबाउट एनिमल टिश्यू। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि एनिमल्स में जो टिश्यू होते हैं वो बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी के होते हैं, बट मेनली एनिमल टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 टाइप्स और इसी चारों के बारे में डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। नंबर 1 इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू इट मींस टिश्यू प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एन एनिमल, एन इंडिविजुअल और एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एन ऑर्गन। क्लियर? इट मीन्स कि यदि किसी इंडिविजुअल की बात की, जैसे हम लोगों का बॉडी का जो स्किन हो गया, वो स्किन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये तो ऊपर से जो कवर्ड हुआ वो हो गया एपिथेलियल टिश्यू। बट यदि किसी ऑर्गन की हम लोग बात करते हैं किसी भी एनिमल में, लेट अस सपोज मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ कोई एक ऑर्गन एंड इट इज स्टमक। तो मैं स्टमक ड्रॉ कर रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ऐसे ये सारे ऑर्गन्स के लिए ये आपका रहेगा सुटेबल। दिस इज स्टमक। तो स्टमक का जो आउटर वॉल होगा, एक तो भाई किसी भी एनिमल का जो आउटर कवरिंग, जैसे हमारा स्किन है, बर्ड्स का जो फेदर्स है, क्लियर, फिशेस में जो उसका स्केल्स है, यानी जो उसका ऊपर वाला उसका स्किन है, वो होगा एपिथेलियल टिश्यू। बट अगर किसी ऑर्गन की हम लोग बात करते हैं तो इसका एक्सटर्नल सरफेस एंड इंटरनल लाइनिंग ये दोनों बना हुआ रहता है एपिथेलियल टिश्यू का। इट मीन्स यदि ये कोई ऑर्गन है तो यहाँ इसका जो एक्सटर्नल कवरिंग है इट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो कोई एक ऑर्गन क्या पूरा सॉलिडिफाइड रहता है? नहीं, कोई एक बॉडी ऑर्गन पूरा सॉलिड नहीं रहता है, बीच में उसमें कुछ कैविटीज बनी रहती है कुछ इस प्रकार से। लेट अस सपोज इट इज एन ऑर्गन और इसे जब हम लोग कट करेंगे तो अंदर में ये कैविटी नजर आएगी, दिस वन। ठीक है? तो ये आउटर कवरिंग, ये पूरा ये आउटर कवरिंग हो गया एपिथेलियल टिश्यू एंड इंटरनल लाइनिंग ये भी हो गया एपिथेलियल टिश्यू। तो आउटर कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू, बट मान लिया कि इसकी दीवार इतनी मोटी हो और दोनों साइड से दीवार इसकी इतनी मोटी हो, मैं इसके पूरी दीवार को कवर अप कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। क्लियर? ये है ऑर्गन की कैविटी। जैसे स्टमक है, स्टमक की कैविटी, लंग्स है, लंग्स की कैविटी, किडनी है, किडनी की कैविटी। तो इसका जो आउटर कवरिंग है दिस, ये पूरा जिस भी टिश्यू का बना होगा वो होगा एपिथेलियल टिश्यू और इसका इंटरनल लाइनिंग इट मींस कि ये इस जगह पर जो भी टिश्यू मौजूद रहेंगे वो होगा एपिथेलियल टिश्यू, ये इस जगह पर जो भी टिश्यू मौजूद रहेंगे वो होगा एपिथेलियल टिश्यू। ईटी मैं लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर? ईटी एपिथेलियल टिश्यू। तो पहले तो पोजीशन आप लोगों को समझ में आ गया कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ है? आउटर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, नॉट इन प्लांट्स। ठीक है? वो होगा एपिथेलियल टिश्यू। और यदि किसी ऑर्गन की बात करेंगे या बॉडी कैविटी की बात करेंगे तो उसका इंटरनल लाइनिंग एंड आउटर कवरिंग ये दोनों बना हुआ रहेगा एपिथेलियल टिश्यू का। बहुत सारे बुक में एपिथेलियल टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स दिए जाते हैं, तो आप लोगों को मैं बहुत सारे टाइप्स नहीं पढ़ाऊंगी, बट हाँ इतना बता दूंगी कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, अब टिश्यू किसके बने रहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स के, यानी इसमें बहुत सारे सेल्स रहते हैं।
तो एपिथेलियल टिश्यू में जितने भी सेल्स का जो उनका ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जो भी सेल्स होते हैं वो या तो यूनिलेयर में अरेंज रहते हैं या मल्टी लेयर में अरेंज रहते हैं। इट मीन्स ये हो सकता है कि ये जिस भी सेल्स का बना हुआ हो, मैं यहाँ ऐसे सेल्स को डिनोट कर रही हूँ, तो ये जिस भी सेल्स का बना हुआ हो सकता है कि ये एक सिंगल सेल के लेयर में अरेंज हो, दिस इज सिंगल सेल लेयर, ठीक है। या ये भी तो हो सकता है कि ये मल्टी सेल के लेयर में अरेंज हो, कुछ इस तरह से। इस तरह से मल्टी सेलुलर लेयर में ये अरेंज हो, ठीक है। दिस इज मल्टी सेलुलर लेयर, क्लियर। या तो ये सिंगल सेलुलर लेयर में होगा या मल्टी सेलुलर लेयर में होगा। यदि सिंगल सेलुलर लेयर में हुआ तो इसे हम लोग कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जिस भी टाइप के हो, एपिथेलियल टिश्यू का जो भी टाइप्स हो, यदि वो सिंगल सेल लेयर का हुआ तो वो हो जाएगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और यदि मल्टी लेयर्ड हुआ तो ये हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्लियर। तो बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे टाइप्स दिए जाते हैं। बेसिकली इट इज ऑफ 3 टाइप्स। अब उस 3 टाइप्स में फंक्शन के आधार पर भी ये कुछ अलग अलग हो जाता है, वो मैं बताऊंगी। बट किसी किसी बुक में ना 6 टाइप्स दे देते हैं, क्लियर। जैसे मान लिया कि एक टाइप में बता रही स्क्वैमस एपिथेलियल, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल में अगर हम लोग टाइप्स लेंगे तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि यदि ये टिश्यू एक सिंगल सेल लेयर का बना है तो वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, और यदि ये मल्टी सेलुलर लेयर का बना है तो ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होगा, क्लियर ना। अब हम लोग आते हैं इसके जनरल स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर तो भाई हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके टाइप्स के आधार पर, बट कुछ जनरल स्ट्रक्चर और जनरल फंक्शन, यानी जितनी भी एपिथेलियल टिश्यू होंगे, क्लियर। एपिथेलियल टिश्यू का जो भी टाइप्स अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें बेसिक इतना तो स्ट्रक्चर रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा उसमें कुछ चेंजेस आएगा, और इतना तो फंक्शन रहेगा ही रहेगा उनका, इसके अलावा कुछ स्पेशल या फिर इनमें से कुछ स्पेशल फंक्शन उनका होगा। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स। अब ये इंटरसेलुलर स्पेस तो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, बट व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को समझने के लिए जब हम लोग एनिमल टिश्यू में आगे बढ़ेंगे, यानी जब हम लोग मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू इन सारे चीज़ों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या पाएंगे ना कि कुछ एक खास तरह के सब्सटेंस में उसके जो सेल्स होते हैं ना वो एम्बेडेड रहते हैं। जस्ट लाइक आप जेली ले लीजिए और उस जेली में आप लोग रेसाइंस यानी किशमिश डाल दीजिए, तो वो दिखने से कैसा लगेगा कि भाई एक जेली है, उसके ऊपर हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स स्प्रेड कर दिए, तो वो जो जेली है वो मैट्रिक्स हो जाएगा जिसके अंदर सारे सेल्स एम्बेडेड रहते हैं। तो ये जब हम लोग फर्दर आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, उसमें ये मैट्रिक्स टर्म आएगा। जस्ट लाइक आप लोग ब्लड के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, फिर इस क्लास में तो आप लोग पढ़िएगा ही डिटेल में। उसमें क्या था, प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड सेल्स थे वो फ्लोट करते रहते थे, तो एक तरह से जो प्लाज्मा है वो मैट्रिक्स का काम करता है, क्लियर। बट एपिथेलियल टिश्यू में देयर इज नो मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स नहीं है। साथ में जितने भी सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के वो कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं, उसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी जितने भी एपिथेलियल टिश्यू रहते हैं, यानी उसके जो सेल्स अरेंज रहते हैं वो इधर उधर नहीं रहते, वो एक जगह फिक्स रहते। जैसे मान लिया कि हम लोग खड़े हैं आपस में एक जगह पर, तो हम सभी अपनी जमीन यानी कि जो हमारा फ्लोर है, रूम का जो फ्लोर है, ठीक है, या अर्थ सरफेस है, उस पर हम लोग खड़े हैं ना, तो उसे ही कह दिया हम लोग
बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन का ये बना हुआ रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन का बना हुआ रहता है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसी के ऊपर जो भी सेल्स रहेंगे एपिथेलियल टिश्यू के, या सिंगल लेयर रहेंगे या मल्टी लेयर रहेंगे, वो इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज रहेंगे, चाहे उनका शेप कोई सा भी हो। क्लियर? तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर था। अब आते हैं हम लोग जनरल फंक्शन में। चूंकि आउटर कवरिंग है, भाई स्किन का क्या काम है? प्रोटेक्ट करना। तो चूंकि ये आउटर कवरिंग है तो ये इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। साथ में यदि हम लोग यहाँ स्टमक की बात कर रहे थे तो इंटरनल लाइनिंग ऑफ एनी ऑर्गन में ये मौजूद रहता है, किसी भी ऑर्गन की इंटरनल लाइनिंग को बनाता है। तो अब आप हर जितने भी ऑर्गन्स हैं आप उसे सोच के देखिए। डाइजेशन भी आप लोग पढ़ चुके हैं 7वीं क्लास में, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया है डाइजेशन के बारे में, तो कुछ कुछ तो याद होगा ही, भले मैक्सिमम तो आप लोग भूल ही जाते हो, ठीक है। तो यदि वो थोड़ा बहुत भी याद हो तो भाई स्टमक में से क्या होता है, कुछ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो अब ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होते हैं, इट मीन्स उसका काम क्या है? सिक्रीशन। तो वो कहाँ से सिक्रीट होगा भाई? अगर ये है एपिथेलियल टिश्यू तो यहीं से सिक्रीट होगा ना वो, तो उसका काम है सिक्रीशन। प्रोटेक्शन तो है ही, सिक्रीशन। साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन को आप लोग याद कीजिए, हम लोगों का जो भी न्यूट्रिएंट्स यानी आफ्टर डाइजेशन जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ एब्जॉर्ब होता था? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता था, ठीक है। तो उसका काम एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब अगर यहाँ कोई खाना है और उसे एब्जॉर्ब होना है तो वो इसी लेयर के थ्रू ना एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो इसका काम एब्जॉर्प्शन भी होता है। साथ में इसका काम मूवमेंट भी होता है। हम लोग आगे चल के देखेंगे, जब सीलिएटेड एपिथेलियल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से ये मूवमेंट में हेल्प कराता है। नाउ थर्ड वन इज एक्सोस्केलेटन, दिस इज द लास्ट जनरल फंक्शन। लास्ट जनरल फंक्शन है एक्सोस्केलेटन। अब भाई एक्सोस्केलेटन इट मीन्स जितने भी एनिमल्स हम लोग देखते हैं और उसके ऊपर, जैसे अगर आप किसी इंसेक्ट को पकड़ लीजिए और इंसेक्ट को पकड़ के उसके ऊपर के सरफेस को आप लोग स्मूथली उसे टच कीजिएगा ना, तो उनका बॉडी थोड़ा सा हार्ड लगेगा। विथ रिस्पेक्ट टू अस, हम लोग अपनी बॉडी को छूते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस फील होता है, बट इंसेक्ट्स की बॉडी को जब आप टच करोगे तो वो थोड़ा सा हार्ड फील होगा, यानी वो उसका एक्सोस्केलेटन होता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्लियर? तो व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू, इसका पोजीशन, इसका दो टाइप अकॉर्डिंग टू लेयर, ठीक है। इसका जनरल फंक्शन एंड जनरल स्ट्रक्चर मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ इसका टाइप्स। नाउ अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स दिए रहते हैं, बट मैंने क्या कहा, बेसिकली इट इज ऑफ 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये जो 3 टाइप्स हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, ये भी दोनों टाइप के होते हैं, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड का डिटेल आप लोगों को 9th क्लास में उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर का पढ़ना है। तो मैंने यहाँ एक टेबल बनाया है ताकि इजीली आप लोगों को मैं कंपेयर भी करके दिखा सकूं और आप लोग आसानी से समझ भी सकें। थोड़ा सा आप लोगों को इसका जो लोकेशन एंड पोजीशन है वो याद रखना पड़ेगा, बट फंक्शन के साथ यदि आप लोग को रिलेट करके याद करते हैं तो याद करना आसान हो जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं तीनों का कंपैरिजन, ताकि याद करने में सुविधा हो। कभी भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो याद करने में हमें आसानी हो जाती है। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। क्लियर? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो प्लेट की तरह होते हैं, प्लेट की तरह फ्लैट होते हैं, थोड़े से इरेगुलर होते हैं, और मैंने तो पहले ही बता दिया है कि भाई इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस तो इन तीनों में नहीं होंगे, और ये तीनों टाइप्स जो है, इन तीनों टाइप्स में जो इसके सेल्स होते हैं वो एक खास तरह के प्रोटीन के बने हुए बेसमेंट पर मौजूद रहते हैं। तो यहाँ मैंने इसे ही दिखाया, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसी के ऊपर ये सारे सेल्स मौजूद होते हैं। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट प्लेट की तरह होते हैं, चपटे से होते हैं और थोड़े से इरेगुलर शेप के होते हैं एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। बट क्यूबॉइडल, अब नाम से ही हमें पता चल रहा है क्यूबॉइडल, इट मीन्स इसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब की तरह होते हैं।
क्लियर। और इसमें भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। देखिए मैंने यहाँ पे क्यूब बना रखा है। डायग्राम्स बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। भले ही आप थोड़ा रफ डायग्राम बनाइए, बट आपका वो हल्का सा दिखना चाहिए कि आपको जो बोलना है, आपने जो लिखा है, वो चीज़ आपके डायग्राम में वो उसे नजर आने चाहिए टीचर्स को। तो ये क्यूब की तरह होते हैं। एंड कॉलमनर, कॉलमनर नाम से ही पता है, देखिए नाम से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल क्यूब की तरह, एंड कॉलमनर जो कि थोड़े कॉलम की तरह होते हैं। कॉलम इट मीन्स पिलर शेप्ड आप इसे कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप एक टेबल, हालांकि मैं जो नोट्स डाल रही हूँ उसमें कोई टेबल नहीं बने हुए हैं, यदि आपको मन करे तो आप मेरे इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को उतार लीजिएगा, तो वो आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए, ठीक है। वैसे तो नोट्स में सारा कुछ दिया ही हुआ है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, तीनों का स्ट्रक्चर के आधार पे हमने कंपेयर कर लिया ना। ये मौजूद कहाँ रहते हैं? ये मौजूद रहता है स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ, एसोफेगस, रेस्पिरेटरी ट्रैक, बहुत सारे जगहों पर ये मौजूद रहते हैं। एक्चुअली ये जहाँ भी रहेगा तो हम लोग उसका लाइनिंग का ही बात करेंगे, क्योंकि और स्किन तो सबसे आउटर लाइनिंग है, ठीक है। क्यूब लाइक जो होते हैं क्यूबॉइडल, वो रहते हैं किडनी ट्यूबल्स में। अब ये सारा जब फंक्शन में पढ़ाऊंगी ना तो उससे रिलेट कर दूंगी कि कैसे हम लोग थोड़ा सा रिलेशन देने से याद करना आसान हो जाता है। किडनी ट्यूबल्स में रहता है, सैलिवरी ग्लैंड में रहता है, एंड सो ऑन। एंड कॉलमनर एलिमेंट्री कैनाल में, यूट्रस में, इन सारे जगहों पे रहते हैं। अब किसी किसी बुक में एक फोर्थ टाइप भी दिया है, वो है सिलिएटेड एपिथेलियम, एंड एक फिफ्थ टाइप भी दिया है जिसका नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हालांकि मैंने जो टेबल बनाया है उसमें ये 5 टाइप्स मैंने लिखे हैं, बट एक्चुअली बेसिकली ये जो सिलिएटेड एपिथेलियल है ये या तो क्यूबॉइडल होता है या कॉलमनर होता है, ठीक है। ये मैंने नोट्स में अलग डाल दिया है क्योंकि अलग बुक में दिया भी रहता है वो, बट बेसिकली ये क्यूबॉइडल होता है या तो कॉलमनर होता है। इसे सिलिएटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फ्री सरफेस में, फ्री सरफेस क्यों कहें? इसलिए कहें क्योंकि एक तरफ से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एडजस्ट है। अब यदि मैं फ्लोर पे खड़ी हूँ तो मेरा फ्री एंड कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, ठीक है। अब इस जगह पर जैसे हम लोगों के बाल हैं, आप वैसे ही याद रखिएगा कि जैसे हम लोगों के फ्री एंड पर हेयर्स मौजूद हैं, बाल मौजूद हैं, वैसे इन लोगों के भी बाल होते हैं और इसके बाल को हम लोग कहते हैं सीलिया, ठीक है। तो ये जो सेल्स के बाल सीलिया, तो इसके फ्री एंड पर सीलिया मौजूद रहता है और सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया का काम क्या होता है? लेट अस सपोज ये है मेरे फिंगर्स जो हैं वो है सीलिया। अब सीलिया का काम क्या होता है कि वो एक डायरेक्शन में इस तरह से मूव करते रहते हैं, ठीक है। वो हमेशा कॉन्स्टेंटली एक डायरेक्शन में इस तरह से मूव करते रहते हैं। अब हम लोग जो ये मूवमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ जो एयर मौजूद है, यदि आप लोगों को गर्मी लगती है तो आप लोग क्या करते हो? उठाया पंखा, हैंड फैन और स्टार्ट कर दिया इसे हिलाना। जब हम लोग इसे हिलाना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को हवा लगने लगती है। हवा तो यहाँ मौजूद है ही, ठीक है, एयर तो हर जगह प्रेजेंट रहता है, बट हम लोग जब उसे यूं ऐसे अपने पंखे को हिलाते हैं तो यहाँ पर जो एयर मौजूद है उसमें मूवमेंट होने लगता है। क्लियर? आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यदि पानी के अंदर जो नाव चलती है, तो नाव जो चलाने वाला होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो नाव चलती, पुराने जमाने की जो नाव चलती थी, वो क्या करता है, यूं ऐसे पानी को पीछे की ओर ठेलता है, यानी उसमें भी उसका मूवमेंट, जिसे पतवार कहते हैं, उसमें भी उसका मूवमेंट होता है, वाटर का मूवमेंट होता है। और इस मूवमेंट के कारण या तो वाटर में या एयर में उनके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। यहाँ 100% बच्चे सीलिया का यही काम होता है। जैसे ही सीलिया मूव करने लगता है तो यदि कोई लिक्विड इस ऑर्गन के अंदर है या कोई पार्टिकल्स को यदि मूव करना है, ठीक है, तो वो उस मूव करके एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और वो आप एक एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो, बाल्टी के अंदर अपना हाथ डाल लेना, उसे कुछ इस तरह से रख लेना और फिर एक ही डायरेक्शन में मूव करना। देखना वाटर का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो का जो डायरेक्शन होगा
ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होगा उसका वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो कुछ इसी तरह का काम ये सीलिएटेड एपिथेलियल भी करता है। अब इसके काम के आधार पर हम लोग ऑर्गन्स में जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में मौजूद होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे ये एयर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है अपने मूवमेंट के द्वारा। फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि वो जो स्पर्म्स मौजूद रहते हैं, सेमेन के थ्रू स्पर्म्स जो जाता है, ये 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसे वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि फैलोपियन ट्यूब में आप चाहिए। वहाँ सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स ही रहते हैं। किडनी ट्यूबल्स में भी जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसमें भी वो मौजूद रहता है। यानी ऐसे सारे जगहों पर ये रहेगा जहाँ पर मूवमेंट की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से यदि हम लोग इसके फंक्शन के आधार पर कुछ समझने की कोशिश करें, याद तो करना ही है, बट फंक्शन के आधार पर यदि हम लोग कुछ समझने की कोशिश करें तो ये याद करना आसान हो जाता है। क्लियर? तो ये कहाँ मौजूद रहेगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, किडनी ट्यूबल्स में, ऐसे जगहों पर ये मौजूद रहेगा। एंड इसका काम क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो इट इज ऑल अबाउट सिलिएटेड एपिथेलियम। नोट्स में ये सिलिएटेड एपिथेलियम एक अलग पॉइंट दिया हुआ है, बट इट इज अ टाइप ऑफ ट्यूब एंड क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियल, जिसके फ्री एंड पे सिलिया मौजूद रहता है। आई थिंक आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ मैंने एक और डायग्राम बनाया है, दिस इज, और इसका नाम लिखा ग्लैंडुलर एपिथेलियल, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू का एक और काम था सिक्रेशन। तो ये सिक्रीशन करने के लिए कहीं कहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ ये रीफोल्डिंग हो जाता है। अब आप ये देखिए, दिस इज कॉलमनर एपिथेलियल। तो कॉलमनर एपिथेलियल में हम लोग क्या देख रहे हैं? ऊपर का जो पार्ट है वो ब्रॉडन है और जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा सा थिन है विद रिस्पेक्ट टू अपर पार्ट। बट यहाँ एक कुछ उल्टा है, उल्टा है ना, इसका ऊपर का पार्ट थोड़ा सा टैपर है और नीचे का पार्ट थोड़ा सा ब्रॉडन है, थोड़ा सा चौड़ा है, ऊपर का पार्ट थोड़ा सा पतला है बाकी सबकी तुलना में। तो इस तरह से कुछ एक स्पेशल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में ही कुछ एक स्पेशल टाइप के सेल्स का फोल्डिंग हो जाता है जो कि ग्लैंड्स का काम करता है। और ग्लैंड का काम हमेशा कहीं पर भी अगर ग्लैंड की बात की जाए इसका मतलब कि वो सिक्रीट करता है, उसका काम होता है सिक्रेशन। ठीक है, तो इसीलिए इसका काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन सो ऑन। क्लियर? तो आप लोगों का ये फंक्शन के आधार पर आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। नाउ फंक्शन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इट इज प्रोटेक्शन, प्रिवेंट डेसिकेशन। प्रोटेक्शन तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, भाई स्किन है तो इसका काम प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड प्रिवेंट डेसिकेशन, डेसिकेशन इट मीन्स कि स्किन को सूखने से बचाता है या किसी ऑर्गन को सूखने से बचाता है। डेसिकेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, तो उससे ये इसे बचाता है। चूंकि आउटर कवरिंग है तो इसका तो मेन काम यही रहेगा, ठीक है। बट ये जो क्यूबॉइडल है, प्रोटेक्शन तो है ही, प्रोटेक्शन तो कॉमन है, उसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन भी करता है एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में भी पार्टिसिपेट करता है। एंड दिस सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शंस एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस में भी ये भी पार्टिसिपेट करता है। तो आई थिंक इस तरह से आप लोगों का एपिथेलियल टिश्यू क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू के साथ मिलती हूँ। टिल देन बाय।